औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स के दूसरे लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जीडीपी क्या चीज़ होती है, जीडीपी कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आज दूसरे लेक्चर का आगाज़ मैं उसी टॉपिक के साथ ही करूँगा। उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे कि जीडीपी कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। जो कंपोनेंट्स वगैरह हमने जिक्र कर चुके हैं उनको यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के साथ जो है देखेंगे। ठीक है, एक्टिव लर्निंग 1 आपके पास साफ एग्जांपल शो हो रही है स्क्रीन पे। कहते डेबी स्पेंड्स 200 टू बाय हर हस्बैंड डिनर एट द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट इन बॉस्टन। यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे जो आपने डेफिनेशन याद की है, जो समझी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, उसमें जितने कंपोनेंट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, उस पार्ट्स किए थे उस डेफिनेशन के, वही यूटिलाइज होंगे यहाँ पे। उन्हीं को माइंड में आपने रखना है और आपका जो वो उस कंसेप्ट भी रिकॉल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब फर्स्ट में कहता है डेबी स्पेंड्स 200 टू बाय हर हस्बैंड डिनर एट द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट इन बॉस्टन। डेबी ने क्या किया, अपने हस्बैंड के लिए डिनर परचेज किया, खरीदा है 200 का। ठीक है, बॉस्टन में। अब इससे क्या हुआ, ये कंजम्पशन में आ गया क्योंकि खर्चा हुआ है। और हम कहते हैं कि इसकी वजह, इसके इफेक्ट्स क्या हुए कि ये कंजम्पशन आ गया। और दूसरी बात साथ इसके क्या हुआ कि इसकी वजह से जीडीपी भी 200 इंक्रीज कर गई, क्योंकि हमने जीडीपी जो है वो भी हमने पढ़ी थी कि उसके कौन से कंपोनेंट्स है, सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो जीडीपी बन जाती है। 4 हमारे पास कंपोनेंट्स थे, तो उनमें से जो कंजम्पशन है वो ये बन गया था। ठीक है, सेकंड है सारा स्पेंड्स 1800 ऑन अ न्यू लैपटॉप टू यूज इन हर पब्लिशिंग बिजनेस। द लैपटॉप वाज बिल्ड इन चाइना। देखिए इसमें डेफिनेशन में जो कंसेप्ट था वो भी यूज़ होगा कि सारा ने क्या किया है, एक लैपटॉप ख़रीदा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि लैपटॉप ख़रीद लिया। ठीक है, लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि ये कंजप्शन हुई है या इन्वेस्टमेंट हुई है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था लैपटॉप वाज बिल्ट इन चाइना, विद इन अ कंट्री। हमने एक चीज़ पढ़ी थी वो यहाँ पे नहीं है, ये बाहर जो है बनाया गया है, लेकिन ख़रीद हम यहाँ पे रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट की है इसको आगे यूज़ करने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर गई, लेकिन साथ ही जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ की, आपने इंपोर्ट किया तो इसका मतलब आपकी नेट एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज़ कर गई है। तो एक कंपोनेंट के इंक्रीज़ होने से सेम अमाउंट के साथ डिक्रीज़ होने की वजह से जीडीपी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप पुट करेंगे जीडीपी की इक्वेशन में, तो जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट में प्लस करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स में माइनस करेंगे, तो आंसर 0 हो जाएगा। इस वजह से कह रहा है जीडीपी इज़ अनचेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो है सी, जैन स्पेंड्स 1200 ऑन अ कंप्यूटर टू यूज इन हर एडिटिंग बिजनेस। शी गॉट लास्ट ईयर्स मॉडल ऑन सेल फॉर ग्रेट प्राइस फ्रॉम अ लोकल मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता रहा है, लास्ट ईयर्स मॉडल। ठीक है, उसने लास्ट ईयर परचेज किया है। कहते हैं करंट जीडीपी एंड इन्वेस्टमेंट डू नॉट चेंज बिकॉज द कंप्यूटर वाज बिल्ट लास्ट ईयर। हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि करंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो चीज़ होती है वो जीडीपी में काउंट करते हैं हम, तो इसका मतलब डेफिनेशन का वो रूल अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट डी में कहता है General Motors builds 500 million worth of cars but consumers only buy 470 million of them। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है 500 मिलियन डॉलर्स की, और कंज्यूमर्स ने क्या किया है, 470 मिलियन उनके ऊपर खर्चा किया है। तो इसका मतलब 470 की जब खरीदी है तो ये कंजप्शन में चला गया। अब 500 जो थी ये टोटल अमाउंट थी। ठीक है, अब जो डिफरेंस आया वो क्या हुआ, अब कंपनी ने बना ली गाड़ियाँ, सेल नहीं की, इसका मतलब कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर चला गया। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आ गया। तो कहते हैं कंजम्पशन इंक्रीज़ कर गई है 470 के साथ, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर गया 30 के साथ, और जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ कर गया 500 के साथ। क्योंकि हमें पता है जीडीपी की इक्वेशन में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आता है हमारे पास, तो 4 कंपोनेंट्स उन सबको हम ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पे 470 प्लस 30 करेंगे, बाकी 2 कंपोनेंट्स हैं नहीं यहाँ पे, तो ये हमारे पास 500 बन जाएगा। ठीक हो गया, ये भी समझ आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। अब ये 2 तरह के जीडीपी हम जो है ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं हम। नॉमिनल जीडीपी देखिए इंपॉर्टेंट जो है इसमें चीज़ कंसेप्ट है एक, आप अपने माइंड में रखेंगे।
इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे और वैसे भी रूटीन लाइफ में भी हम इसको जो है यूज़ करते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या चीज़ होती है? कहते हैं नॉमिनल जीडीपी वैल्यूज़ आउटपुट यूजिंग करंट प्राइसेस। देखिए जब भी हम जीडीपी फाइंड करेंगे, हम क्वांटिटी के हिसाब से या किसी चीज़ को भी हम टोटल काउंट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम करंट प्राइस के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, करंट प्राइस के हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या चीज़ होती है? कहते हैं रियल जीडीपी वैल्यूज आउटपुट यूजिंग द प्राइसेस ऑफ ए बेस ईयर। इसमें जब हम टोटल जीडीपी फाइंड कर रहे होते हैं तो हम प्रोडक्ट की या सर्विस की बेस प्राइस जो है उसके लिहाज से हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें दोबारा रिपीट करता हूँ कि नॉमिनल जीडीपी में करंट प्राइसेस यूज़ होती हैं, रियल जीडीपी में बेस ईयर प्राइसेस यूज़ होती हैं। स्टूडेंट्स ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल क्या है? ईयर 2005, 6 एंड 7 हमारे पास ईयर्स हैं। अब पिज़्ज़ा एंड बर्गर, पिज़्ज़ा की प्राइस बताई गई है, क्वांटिटी बताई गई है। देन बर्गर की भी प्राइस आपके सामने है, उसकी क्वांटिटी आपके सामने है। कहते हैं कंप्यूट नॉमिनल जीडीपी इन ईयर। कहते हैं कि इन ईच ईयर नॉमिनल जीडीपी आपने हर साल फाइंड करनी है। लेकिन नॉमिनल के बारे में मैंने एक चीज़ बताई है आपको कि वो क्या होती है, उसमें करंट प्राइस यूज होती है। तो जब नॉमिनल फाइंड करेंगे हम प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2005 में पिज़्ज़ा के लिहाज से 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये हम 10 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, और बर्गर 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, ये हमारे पास 2005 की आ जाएगी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी जो निकली है 6000। देन 2006 की निकालेंगे तो 6 की पिज़्ज़ा की प्राइस और पिज़्ज़ा की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बर्गर की प्राइस, बर्गर की क्वांटिटी। ये देखें करंट प्राइस उसकी चली है 11 को 500 से मल्टीप्लाई किया, 2.5 हमारे पास बर्गर की प्राइस चल रही है, उसको बर्गर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 8250 आ गया। अब देखें यहाँ पे ये इंक्रीज़ हमने फाइंड किया है। ये 2007 का भी निकाल लो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये इंक्रीज़ आप किस तरह से फाइंड करेंगे। 2007 में क्या हुआ, पिज़्ज़ा की करंट प्राइस 12, क्वांटिटी 600, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में प्लस का साइन दिया, बर्गर की प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज फाइंड किया उसने कि किस तरह आप फाइंड कर सकते हो। देखें इसका एक फार्मूला सिंपल सा हम यूज़ करते हैं, हमने बेस ईयर के हिसाब से देखना होता है कि इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़। हम सिंपल ये करते हैं कि 2006 का अगर हम 2005 और 6 में चेंज देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 2006 के जीडीपी को माइनस करेंगे 2005 के साथ और डिवाइड कर देंगे 2005 के साथ। इसमें होता क्या है, हम करंट ईयर को, हम जब भी किसी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड करते हैं, हम करंट प्राइस या करंट अमाउंट जो भी होती है उसको माइनस कर लेते हैं प्रीवियस के साथ और डिवाइड कर देते हैं प्रीवियस के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ, ये करंट ये प्रीवियस, इनको डिफरेंस लिया और प्रीवियस पे डिवाइड कर दिया, 37.5 आ गया आपके पास, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये डिक्रीज हुआ है इसमें, ठीक है, 2007 के हिसाब से। नेक्स्ट देखें सेम एग्जांपल, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्यूट रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस था नॉमिनल और रियल का? नॉमिनल में करंट प्राइसेस थी और यहाँ पे आपकी बेस प्राइसेस आएंगी। बेस प्राइस किस तरह है, 2005 को कंसिडर किया गया यूजिंग 2005 एज अ बेस ईयर। तो ये जो प्राइस है 10 और 2, इसको हम माइंड में रखेंगे हर दफ़ा हम 10 और 2 से। ये देखें पिज़्ज़ा में सारी चीज़ों को 10, सारी क्वांटिटीज़ को 10 से मल्टीप्लाई किया है, बर्गर में सारी क्वांटिटीज़ को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये हो गया। इनमें भी हम उसी तरह चेंज फाइंड कर लेंगे। ये इंक्रीज़ हमारे पास 20 और 16.7% आ गया। ये चीज़ समझ आ गई है। देखिए 10 × 400 प्लस 2 × 1000 ये आ गया, फिर 10 × 500 ये हमारे पास आया, सॉरी, ठीक है। बाकी ये देखें उसी के हिसाब से 2006 और 2007 में भी हमने बेस ईयर यूज़ करके ये फाइंड कर लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये एग्जांपल ईयर्स नॉमिनल रियल जो हमने फाइंड किया है। कहते हैं इन ईच ईयर नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड यूजिंग द current prices, real GDP is measured using constant prices from the base year 2005 in this example, ठीक है। जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई है, जो हमने आंसर्स यहाँ पे फाइंड किए हैं, उनको वो बता रहा है कि एक्सप्लेन कर रहा है दोबारा कि किस तरह हमने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। ये इंक्रीज और डिक्रीज भी बता दिए। कहते हैं द चेंज इन नॉमिनल GDP रिफ्लेक्ट्स बोथ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज।
द चेंज इन रियल जीडीपी इज द अमाउंट दैट जीडीपी वुड चेंज इफ प्राइसेस वर कांस्टेंट। ये कंसेप्ट को बता रहा है कि क्या होता है, चेंज इन नॉमिनल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स कि नॉमिनल जीडीपी में अगर चेंज होता है तो वो हमें बताता है कि बोथ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चेंज इन रियल जीडीपी में क्या है कि सिर्फ इज द अमाउंट दैट जीडीपी वुड चेंज इफ प्राइसेस वर कांस्टेंट, कहते हैं कि अगर प्राइसेस कांस्टेंट रहे तो जीडीपी जो है कितना चेंज होता है वो हमें रियल जीडीपी की मदद से पता चल जाता है, ठीक है। ये एक डायग्राम बनाई है उन्होंने मुख्तलिफ ईयर्स के लिहाज से, कहते हैं हमने सिर्फ 3 ईयर्स का फाइंड किया तो वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ। लेकिन क्योंकि सिर्फ 3 ईयर्स से तो ये मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा, लेकिन आप वैसे अंदाजा ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके साथ द जीडीपी डिफॉल्टर। जीडीपी डिफॉल्टर क्या चीज़ होती है? द जीडीपी डिफॉल्टर इज अ मेजर ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस। ओवरऑल जो प्राइसेस लेवल है उसको फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं जिसे जीडीपी डिफॉल्टर कहते हैं। ये होता क्या है, ये किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? 100 मल्टीप्लाई हम करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, जो हमने पहले एग्जांपल जिस तरह की है वहाँ से नॉमिनल भी फाइंड करेंगे, रियल भी फाइंड करेंगे, डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, वो क्या है? द जीडीपी डिफॉल्टर ऑफ द बेस ईयर इट सेल्फ इज इक्वल टू 100। हम जो बेस ईयर लेंगे उसका जीडीपी डिफॉल्टर हम खुद से ही 100 जो है वो लिख देंगे, ठीक है। ये इसके रूल के मुताबिक है। अब एग्जाम्पल के मुताबिक जो हमने फाइंड की थी नॉमिनल एंड रियल, उसमें अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं जीडीपी डिफॉल्टर का तो ये 2005 की हमारे पास बेस ईयर आ गई। ये कैलकुलेट भी करें तब भी हमारे पास 100 आता है, ठीक है। फिर 2006 का फाइंड किया जो फार्मूले के मुताबिक नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल मल्टीप्लाई बाय 100। देन 2007 का भी नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास आगे 100, 114 एंड 128.6, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्टिविटी लर्निंग 2 कंप्यूटिंग जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का है, कंप्यूटरियल जीडीपी का है, ठीक है, और उसके बाद कंप्यूटर जीडीपी डिफॉल्टर का है 2009 का। सेम हमने ये एग्जांपल भी उसी तरह साफ कर लेनी है जैसे मैंने एग्जांपल 1 आप लोगों को बताई है, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन भी हुई है, आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, पहले रफ वर्क में आप खुद से करें फिर यहाँ पे ये सोल्यूशन देख लें, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपके लिए काम है कि एक यहाँ पे एक असाइनमेंट साथ आप लोगों को दे रहा हूँ। असाइनमेंट क्या है? प्रैक्टिस असाइनमेंट है। देखिए ईयर गिवन है, प्राइस पर जो है क्वांटिटी बताई है, पर असाइनमेंट के लिहाज से उन्होंने पर ए लिखा हुआ, क्वांटिटी है प्राइस पर बी, एक्सपोज किया है, ए को क्वांटिटी है उसके रिलेटेड उसकी प्राइस है क्वांटिटी है, फिर बी एक चीज़ पोज की गई है उसके रिलेटेड भी बताया हुआ है। कहते हैं कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफॉल्टर। वही जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने यहाँ पे करनी है, उनको कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद उसी एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट भी है, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड द जीडीपी डिफॉल्टर फॉर द ईयर यूजिंग 2011 एज अ बेस। दोनों चीज़ें रियल और नॉमिनल के लिहाज से हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये जो होमवर्क, उसके बाद कंप्यूट नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी रिफ्लेक्टर फॉर ईच ईयर यूजिंग 2005 एज अ बेस ईयर। अच्छा जी, ये कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफलेटर, मैं डिफॉल्टर वर्ड यूज़ करता हूँ, सॉरी, डिफलेटर फॉर ईच ईयर्स, ठीक है, यूजिंग 2008 एज अ बेस। ये भी आपने करना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट के लिहाज से 2014 के लिहाज से कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड द जीडीपी डिफलेटर फॉर द ईच ईयर यूजिंग 2011 एज अ बेस ईयर, ठीक है। ये प्रैक्टिस वर्क आपने करना है, ये नेक्स्ट 2005 को बेस के हिसाब से कह रहा है, ठीक है। ये पूरी असाइनमेंट है, आपको मैं एडमोडो के ऊपर भी जो है ये अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जीडीपी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर, इसका वाकई कोई हमें फ़ायदा भी होता है या नहीं, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम देखेंगे। जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग। कहते हैं रियल जीडीपी पर कैपिटा इज़ द मेन इंडिकेटर ऑफ द एवरेज पर्सन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पर कैपिटा जीडीपी क्या है कि पर कैपिटा इनकम की बात हम अक्सर करते हैं, पर कैपिटा जीडीपी मतलब कि इंडिविजुअल जीडीपी के लिहाज से हम बात करते हैं कि हर बंदे के लिहाज से हम अगर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी, रियल जीडीपी पर कैपिटा इज द मेन इंडिकेटर ऑफ द एवरेज पर्सन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट जीडीपी इज नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ वेल बीइंग। लेकिन ये जो जीडीपी है ये वेल बीइंग का एक मेजर नहीं है, इससे हमें वेल बीइंग के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। किस तरह?
रॉबर्ट कैनेडी था, इशूड, उसने जो है ना एक बात की, एक स्टेटमेंट दी, एक क्रिटिसिज्म इशू किया अपने जो है लॉन्ग स्टेटमेंट में, ठीक है। उसने बताया कि जीडीपी इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बातें इसने की, इसने कहा कि नहीं, इससे हमें हमारी ज़िंदगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, हमारे बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी क्वालिटी एजुकेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनके ऊपर फोकस नहीं है, माँ बाप जो खर्चा कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए, उनकी वैल्यू, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये काफ़ी उसने बातें की हैं। डज नॉट अलाउ फॉर हेल्थ ऑफ अवर चिल्ड्रन, मतलब कि हमारे जो हेल्थ के बारे में कहता है कि चिल्ड्रन की हेल्थ की, हमारे चिल्ड्रन की जो हेल्थ है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन और द जॉय ऑफ देयर प्ले, it does not include the beauty of our poetry, of the strength of our marriages, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public officials. It measures neither our courage, nor our wisdom, nor our devotion to our country. It measures everything, in short, except that which makes life worthwhile, and it can tell us everything about America except why we are proud that we are Americans. मतलब कि वो सिंपल सी बातें कर रहा है कि हमें कुछ बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा भी नहीं से मिल रहा, ठीक हो गया। अब जीडीपी में क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं, तो जीडीपी डज नॉट वैल्यू द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट क्वालिटी के बारे में जीडीपी हमें कुछ नहीं बता रही, ठीक है। उसके बाद फ्री स्पेयर टाइम, इसके बारे में जीडीपी हमें कुछ नहीं बता रही। नॉन मार्केट एक्टिविटीज सच एज द चाइल्ड केयर, अ पेरेंट, फ्रेंडशिप, इसके बारे में हमें जीडीपी कुछ नहीं बता रही। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कहते हैं जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है इक्विटेबल, जो इक्वालिटी बेसिस के ऊपर, उसके बारे में जीडीपी हमें नहीं बता रही। कहते देन व्हाई डू वी केयर अबाउट जीडीपी, क्यों हम लोग जीडीपी को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। The having a large GDP enables a country to afford better schools, a cleaner environment, health care, etc. कहता है कि हमें जीडीपी कहीं ना कहीं से जाके एक एनालिसिस देती है, हमें आइडिया देती है, जिसकी वजह से हम जो है इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं अपनी इन्वायरमेंट के अंदर। कहते हैं मैनी इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद जीडीपी। कहता है जीडीपी की मदद से बहुत सी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं जिनसे हमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम हम बात करते हैं, इकॉनमी की ओवरऑल बात करते हैं, हम इससे जीडीपी की मदद से इंडिविजुअल के लिहाज से जो है उसकी एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर ये कंप्लीट हुआ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह जूम मीटिंग अरेंज होगी, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।